केसेस ऑफ बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और स्टेनोसिस टू अ सॉलिटरी किडनी, अब या तो बायलैटरल है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की वजह से हो सकती है, या एक ही किडनी है कॉन्जेनाइटल एब्सेंस या दूसरे की, तो प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशिएंसी कैन रिजल्ट फ्रॉम यूज ऑफ दीज एजेंट्स, तो फिर तो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे ना मेडिकल थेरेपी. दिस इनसफिशिएंसी इज रिवर्सिबल आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दीज एजेंट्स, तो उसको बंद करने. फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया हैज मोर फेवरेबल रिस्पॉन्सेज विद percutaneous transluminal renal artery renal angioplasty owing to the young age of patient, shorter duration of hypertension and less systemic disease. जाहिर बात है कि एथेरोस्क्लेरोटिक में तो आपको ओल्ड मेल मिल सकता है, उसको पहले ही इतनी सारी कोमोर्बिड कंडीशंस होंगी, तो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया में होता है कि आप पीजीआरए फिर कर लें, उसके अच्छे इफेक्ट्स हैं. क्या एज की वजह से और रिस्क फैक्टर्स भी नहीं होंगे उसमें. अब तीसरा जो है ना क्या है, पहले हमने प्राइमरी रीनल डिजीज किया, फिर हमने रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन कर लिया यानी कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. थर्ड आप आ जाए प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म. ठीक है, excess aldosterone production due to primary aldosteronism is a potentially curable form of secondary hypertension. अगर आप उसको डायग्नोज करके और ट्रीट कर दें तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ना वो रिवर्स हो जाएगा. इंक्रीज एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेनिल एंजियोटेंसिन सिस्टम. अब जाहिर बात है इंक्रीज एल्डोस्टेरोन हमारे अंदर तो एज अ नेगेटिव फीडबैक बन रहा है ना. एल्डोस्टेरोन रेनिन बनता है जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, किडनी में कम आता है तो रेनिन निकलने लगता है किडनी से, फिर वो जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन 1, फिर वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. ठीक है, तब लेकिन अब प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या है कि वो तो इंडिपेंडेंट है ना. रेनिन कम हो ज्यादा हो उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो बने जा रहा है. वहां पे कोई ट्यूमर है जो एल्डोस्टेरोन जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल ग्लैंड बनाई जा रहा है एल्डोस्टेरोन. कंसीक्वेंसेस आर सोडियम रिटेंशन, जाहिर बात है इससे सोडियम रिटेंशन होगी, हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलीमिया एंड लो पीआरए यानी कि प्लाज्मा रेनिन एंजियोटेंसिन लो हो जाएगा. ठीक है, चूंकि बन रहा है तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से वो फिर कम होने लगेगा. सही है, तो सोडियम जाहिर बात है कि सोडियम रिटेंशन की होगी, इसका काम ही है एल्डोस्टेरोन का कि वो डिस्टिल ट्यूब्यूल में किडनी की एक्ट करके और सोडियम को एब्जॉर्ब कराता है, रीएब्जॉर्ब और पोटेशियम को वो बाहर निकालता है. ठीक है, तो उसका नतीजा क्या होगा, सोडियम ज़्यादा होने लगेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और पोटेशियम ज़्यादा बाहर जाएगा तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा. ठीक है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड्स लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायग्नोसिस. जाहिर बात है कि उसमें तो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा ना, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में तो कुछ भी नहीं होगा. इट शुड बी कंसिडर्ड इन ऑल द पेशेंट विद रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, यानी कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा जिन पेशेंट्स में, उनमें ज़रूर आप सस्पेक्ट करें. प्लस आपको मिल सकता है कि पोटेशियम कम हो रहा है किसी का, तो मतलब 2 से भी अगर कम हो रहा है तो आप फिर ये सोच सकते हैं कि हो सकता है उसको प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म हो. इन सच पेशेंट इट मे बी एसोसिएटेड विद ग्लूकोज इंटॉलरेंस. पेशेंट में भी एसिम्प्टोमेटिक बट पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पैरास्थीसिया और मसल वीकनेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोकैलिमिक एल्कोलोसिस की वजह से आपको मिल सकता है. रीनल डिस्फंक्शन कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आर स्ट्राइकिंगली इंक्रीज्ड एज कंपेयर्ड टू दोज विद एसेंशियल हाइपरटेंशन. मतलब बहुत तेजी से होते हैं फिर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन अगर किसी को प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है. अनप्रोवोक्ड हाइपोकैलीमिया, अनप्रोवोक्ड से क्या मतलब है, मतलब ये कि अनरिलेटेड डायरेटिक भी वो कुछ नहीं ले रहा, डायरिया वॉमिटिंग भी नहीं हुई हुई है और बस ऐसे ही उसको हाइपोकैलीमिया आ रहा है, तो जाहिर बात है अगर डायरेटिक ले रहे होते हैं तो हो सकता है कि उसको हाइपोकैलीमिया हो जाए. तो 40 to 50% कैन बी ड्यू टू प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म. अगर इनमें से कोई कॉज नहीं है, उसका पोटेशियम कम आ रहा है, तो 40 to 50% हो सकता है उसको कि प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म हो. In 25% of patients, serum potassium can be normal, so it's not sensitive or specific for the diagnosis. तो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं कि अगर पोटेशियम मतलब कमी आएगा तो आप कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, जाहिर है स्पेसिफिक कोई
उसका स्क्रीनिंग टेस्ट थोड़ी है पोटेशियम। द रेशियो ऑफ प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन टू प्लाज्मा रेनिन एंजियोटेंसिन यानी कि PA बाय PRA, यानी प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन और प्लाज्मा रेनिन एंजियोटेंसिन का जो रेशियो है ना, इट इज अ यूजफुल स्क्रीनिंग टेस्ट। अ रेशियो मोर देन 30 in conjunction with plasma aldosterone more than 555 picomole per liter or more than 20 nanogram per deciliter has a sensitivity of 90% and specificity of 91%। ठीक है, तो आपको फिर स्क्रीनिंग टेस्ट ये होता है, इसका रेशियो आप करवाएं प्लाज्मा में एल्डोस्टेरॉन का और एंजियोटेंसिन रेनिन का। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट और angiotensin receptor blockers and ACE inhibitors may increase plasma renin, so these agents should be withdrawn 4 to 6 weeks before। जब आप ये कर रहे हैं तो जाहिर बात है अगर कोई ACE inhibitor ले रहा है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट ले रहा है, तो वो तो इंक्रीज ही करेगा ना रेनिन को, तो आपने स्टॉप कर देना 4 to 6 weeks पहले, फिर आपने करना है ये टेस्ट। पोटेशियम शुड ऑल्सो बी करेक्टेड एज एल्डोस्टेरॉन सिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन पोटेशियम। तो अगर उसका कम है तो आप करेक्ट करके फिर आप ये रेशो देखेंगे। इन पेशेंट विद एलिवेटेड PA-PRA रेशो, डायग्नोसिस कैन बी कंफर्म्ड बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग फेलियर टू सप्रेस प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन टू लेस देन 277 पिकोमोल पर लीटर और लेस देन 10 नैनोग्राम पर डेसीलीटर आफ्टर IV infusion of 2 liter आइसोटोनिक सलाइन ओवर 4 hours। ये उसका फिर आप टेस्ट करेंगे। 2 लीटर आप आइसोटोनिक सलाइन दे दें और जो है वो सप्रेसिंग नो एल्डोस्टेरॉन, सोडियम इतना सारा दिया आपने, तो इररेस्पेक्टिव होगा ना वो उससे, तो फिर आप डायग्नोस कर लेंगे उसको। ऑल्टरनेटिव कंफर्मेटरी टेस्ट इज फेलियर टू सप्रेस एल्डोस्टेरॉन इन रिस्पॉन्स टू ओरल सोडियम क्लोराइड लोड, फ्लूडोकॉर्टिसोन और कैप्टोपिल। मतलब IV के अलावा ओरल लोड भी आप दे सकते हैं सोडियम क्लोराइड का। कॉजेज ऑफ प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म क्या होती हैं? Severe sporadic and familial adrenal abnormalities may lead to primary aldosteronism. 2 causes of sporadic cases account for 90% of the cases. Number 1, aldosterone producing adenoma, always unilateral होगा, यानी कि zona glomerulosa में होगा adrenal gland के, ठीक है। Number 2, bilateral adrenocortical hyperplasia, bilateral होगा ये, ठीक है। अगर हाइपरप्लेजिया ही हुआ है तो वो बायलैटरल होगा। रेयर कॉजेज क्या है? एड्रीनल कार्सिनोमा से भी हो सकता है। इट प्रोड्यूसेस एक्सेस अमाउंट ऑफ एड्रीनल स्टेरॉइड्स इन एडिशन टू एल्डोस्टेरॉन, यानी कि एल्डोस्टेरॉन के अलावा फिर दूसरे एड्रीनल स्टेरॉइड्स भी इसमें कार्सिनोमा में बन रहे होते हैं। नंबर 2, एक्टोपिक मैलिग्नेंसी, यानी कि ओवेरियन एरिनोब्लास्टोमा। अब बनता तो वो जोना ग्लोमेरुलोसा में है ना एड्रिनल ग्लैंड के एल्डोस्टेरॉन, अगर वो कहीं और बन रहा है, ओवेरियन ट्यूमर है, एरिनोब्लास्टोमा उसे कहते हैं, जो एक्टोपिक एल्डोस्टेरॉन वहां से बनाता है, ठीक है। फंक्शनल डिफरेंसेस इन हार्मोन सिक्रीशन में असिस्ट इन डायग्नोसिस ऑफ एड्रिनल एडिनोमा वर्सेस हाइपरप्लेजिया। एल्डोस्टेरॉन बायोसिंथेसिस मोर रिस्पॉन्सिव टू ACTH इन पेशेंट विद एडिनोमा and more responsive to angiotensin in patients with hyperplasia। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Patients with adenoma have higher aldosterone levels in early morning and decrease during the day, reflecting the diurnal rhythm of ACTH। ठीक है, तो ACTH डिपेंडेंट है तो बिल्कुल diurnal उसमें वेरिएशन होगी जैसे कॉर्टिसोल की सिक्रीशन में होती है। Whereas plasma aldosterone tend to increase with upright posture in patients with hyperplasia, reflecting the normal postural response of renin angiotensin aldosterone excess। ठीक है। Familial forms of primary aldosteronism। अब कुछ familial forms हैं जो बहुत rare हैं। एक है glucocorticoid remedial primary aldosteronism और दूसरा है familial aldosteronism 2 and 3। तो glucocorticoid remedial primary aldosteronism is a rare monogenic autosomal dominant disorder characterized by severe hypertension at early age. These patients may have a family history of hemorrhagic stroke at young age. Hypokalemia is absent।
अब इसमें देखें आप, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है लेकिन हाइपोकैलिमिया नहीं हो रहा। और हेमोरेजिक स्ट्रोक की आपको हिस्ट्री मिल सकती है बहुत यंग एज में, अगर किसी को ये है तो। Normally, angiotensin 2 stimulates aldosterone production in the zona glomerulosa, whereas ACTH stimulates production of glucocorticoid in the zona fasciculata. ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ से बन रही हैं। Owing to the chimeric gene on chromosome 8, ACTH also regulates aldosterone secretion by the zona fasciculata in patients with glucocorticoid remedial hyperaldosteronism. यानी ACTH भी जो है ना एल्डोस्टेरोन को फिर कंट्रोल करने लगता है जोना फेसिकुलेटा से निकालने के लिए। ठीक है, हालांकि उसको तो एक्ट करना चाहिए जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा के ऊपर। 3 लेयर्स होती हैं ना एड्रीनल ग्लैंड की, माइक्रोस्कोपिकली या हिस्टोलॉजिकली। आउटर जो है जोना ग्लोमेरुलोसा है, वो एल्डोस्टेरोन बनाता है। फिर बीच का जो है ना जोना फेसिकुलेटा है, जो कॉर्टिसोल बनाता है। और जो अंदर का है ना बिल्कुल डीप लेयर, वो होती है जोना रेटिकुलरिस, और वो एड्रीनल एंड्रोजन बनाती है। तो अब ये ACTH जो है ना, जिनमें ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, उसमें ACTH रेगुलेट करने लगता है फेसिकुलेटा को भी। ठीक है, और वहाँ से वो ये बनाने लगेगा, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी उधर से बन रहा है, मतलब ये कि उसकी डेफिशिएंसी है। So consequence is overproduction in the zona fasciculata of both aldosterone and hybrid steroids, 18 hydroxycortisol, 18 oxocortisol due to oxidation of the cortisol. The diagnosis may be established by urine excretion rates of these hybrid steroids that are 20 to 30 times normal. तो ये बहुत ज़्यादा urinary excretion हो रही होगी। Therapeutically, suppression of ACTH with low dose glucocorticoid corrects the hyperaldosteronism. हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलिमिया। अब क्या है, क्योंकि वो ACTH से स्टिमुलेट हो रहा है ना, तो अगर उसमें आप लो डोजेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के दे देंगे तो वो नेगेटिव फीडबैक से सप्रेस हो जाएगा, तो हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म भी ठीक हो जाएगा, हाइपरटेंशन भी, हाइपोकैलिमिया भी। पेशेंट विद फैमिलियल एल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 2 एंड टाइप 3 आर ट्रीटेड विद एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और एड्रेनालेक्टिन। ठीक है, नंबर 4 क्या है, कुशिंग सिंड्रोम कर सकता है। तो कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल ड्यू आइदर टू एक्सेस ACTH secretion from a pituitary tumor or an ectopic tumor or to ACTH independent adrenal production of cortisol। तो या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हुआ हुआ है, वो ACTH ज्यादा बना रहा है और फिर ACTH स्टिमुलेट कर रहा है जोना फेसिकुलेटा को, और वहां से जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा बन रहा है, या फिर ट्यूमर जो है एड्रीनल ग्लैंड में है जोना फेसिकुलेटा का, और वो ACTH से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो बने ही जा रहा है। 70 to 80% of patients develop secondary hypertension, इसमें हो जाएगा। The mechanism of hypertension may be related to stimulation of mineralocorticoid receptors by cortisol and increased secretion of other adrenal steroids। Diagnosis कैसे करेंगे कुशिंग सिंड्रोम की? If clinically suspected in patients not taking exogenous glucocorticoids, पहले पूछ लें, पता चला कि वो इट्रोजेनिक हुआ है उसको कुशिंग सिंड्रोम, तो वो तो नहीं होना चाहिए ना, तो आप एक्सक्लूड करें कि वो पेशेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह तो नहीं ले रहा। लेबोरेटरी स्क्रीनिंग विद मेजरमेंट ऑफ 24-hour excretion rates of urine free cortisol or an overnight dexamethasone suppression test। Late night salivary cortisol is also a sensitive and convenient screening test। ठीक है, The treatment depends on the specific etiology of Cushing syndrome, कहाँ पे है ट्यूमर, तो उसके हिसाब से होगा। Pheochromocytoma, number 5, catecholamine secreting tumors are located in the adrenal medulla। अब कॉर्टेक्स में तो नहीं होगा ना, ये तो एड्रीनल मेड्यूला में ट्यूमर होगा, उसको कहते हैं हम फियोक्रोमोसाइटोमा। और इन एक्स्ट्रा एड्रीनल पैरागैंग्लियन टिश्यू में भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं पैरागैंग्लियोमा। एंड अकाउंट फॉर 0.05 यानी कितना रेयर है % ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इफ अनरिकॉग्नाइज्ड मे रिजल्ट इन लीथल कार्डियोवैस्कुलर कॉन्सिक्वेंसेस। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, यानी फियोक्रोमोसाइटोमा की? हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज कैटेकोलामीन्स यानी कि एपिनेफ्रिन। हाइपोटेंशन भी मिल सकता है, हाइपरटेंशन मतलब एपिसोडिक हाइपोटेंशन, एक्सैजरेटेड
फिर followed by exaggerated increase in blood pressure. 20% are familial with autosomal dominant inheritance. Inherited pheochromocytoma may be associated with multiple endocrine neoplasia, MEN, type 2A and type 2B. इसके साथ हो सकते हैं pheochromocytoma. Von Hippel-Lindau disease and neurofibromatosis related to specific germline mutation. ये germline mutation की वजह से होते हैं. Laboratory testing क्या करेंगे? Laboratory testing consists of measuring catecholamines either in urine or plasma, 24-hour metanephrine excretion or fractioned plasma-free metanephrine. ये करा के देखें. Genetic screening is also available for familial causes. ट्रीटमेंट क्या होगा फ्यूक्रोमोसाइटोमा का? जाहिर बात है कि आपने ट्यूमर ही निकालना होगा. सर्जिकल एक्सिजन करना है आपने. इट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, रिजल्ट्स इन क्योर इन 90% ऑफ द पेशेंट. मिसलेनियस कॉजेज होती हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की. अब वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. इसमें भी हो सकता है. उसमें आप ये ना समझें कि सिर्फ ओबीज पेशेंट्स को ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है. 50% में ओबेसिटी कॉज होती है, लेकिन 50% में सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है यूरिया की विदाउट ओबेसिटी. उसमें भी हो सकता है. ठीक है. तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हाइपरटेंशन अकर्स इन मोर देन 50% पेशेंट विद दिस कंडीशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओबेसिटी. 70% पेशेंट्स आर ओबीज. Hypertension related to obstructive sleep apnea should be considered with drug-resistant hypertension with a history of snoring. अगर हिस्ट्री है स्नोरिंग की और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो सस्पेक्ट आप कर लेंगे उसको हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो, उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा. डायग्नोसिस कैसे करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की? अगर आप मतलब डे टाइम सोमनोलेंस है, सोता ही रहता है पेशेंट, एकदम से बात करते करते सो जाता है और स्नोरिंग की हिस्ट्री अटेंडेंट दे रहा है, वाइफ दे रही है या हस्बैंड दे रहा है, तो पॉलीसोमनोग्राफी उससे आप कंफर्म कर लेंगे. ट्रीटमेंट क्या है? अगर ओबीज हैं तो वेट लॉस. इट में एलिविएट और क्योर स्लीप एपनिया रिलेटेड हाइपरटेंशन. नंबर 2, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP ड्यूरिंग स्लीप. एंड नंबर 3, और बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, BiPAP ड्यूरिंग स्लीप. अगर आप ये देंगे तो पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्योर होगा और उसका ब्लड प्रेशर आराम से कंट्रोल हो जाएगा. कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा. नंबर 2, most common congenital cardiovascular cause of hypertension. Usually sporadic but may occur 35% in children with Turner syndrome. Even when it is surgically corrected in infancy, 30% patients develop subsequent hypertension and are at risk of accelerated coronary artery disease and cerebrovascular events. Physical findings क्या होंगी? Diminished and delayed femoral pulses होंगी and systolic gradient between right arm and the legs and depending on the location of coarctation between the right and the left arm. A growing systolic murmur may be heard in the left interscapular areas. ठीक है, ये तो आप जाहिर बात है आपको पता चल जाएगा. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या होगा? चेस्ट एक्सरे करा रहे हैं, ट्रांस एसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी कराएंगे. थेराप्यूटिक ऑप्शन इंक्लूड सर्जिकल रिपेयर एंड बलून एंजियोप्लास्टी विद और विदाउट प्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर स्टेंट. Many patients do not have normal life expectancy, may have persistent hypertension, death due to ischemic heart disease, cerebral hemorrhage or aortic aneurysm. ये सब हो सकता है. 7 है monogenic hypertension. In addition to glucocorticoid remediable primary hyperaldosteronism, a number of rare forms of monogenic hypertension are identified by their characteristic phenotypes, and in many instances, the diagnosis may be confirmed by genetic analysis. तो ये फिर आप देख लें जो मैंने आपको बताया था ना, ये टेबल है. अब एंडोक्रिनोलॉजी में आप जब पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेमिडिएबल हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म जो बताया, अब फिनोटाइप बस देख लें आप. ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एप्सिनोमाइड हाइपोकैलेमिया हो सकता है. फिर 17 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी है. उसमें क्या मिल सकता है? मेल्स में सूडोहामा प्रोटिडिज्म हो सकता है और फीमेल में प्राइमरी एमेनोरिया एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. एक मैंने केस देखा था अपनी रेजिडेंसी में, तो उसको जो है ना ये था एम्बिगुअस जेनिटेलिया के साथ फिर पेशेंट आता है ना, इस किस्म की जो एंजाइम डेफिशिएंसीज हैं
फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, उसमें मैस्कुलिनाइजेशन हो जाएगी, यानी कि DHEA एंड्रोजन ये बनने लगेंगे बीच में, एस्ट्रोजन के बाद जो है ना प्रोजेस्टेरॉन और फिर जो मतलब एल्डोस्टेरॉन ये सब चीज़ें बन रही होती हैं तो वो नहीं बनती और एंड्रोजन ज़्यादा बनने लगते हैं। लिडल सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, हाइपोकैलेमिया, लो रेनिन, लो एल्डोस्टेरॉन। सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म टाइप 2 गोल्डन सिंड्रोम कहते हैं उसको, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, हाइपरकैलेमिया, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हाइपरटेंशन एक्सरसेबेटेड इन प्रेगनेंसी, यानी एक्लैम्पशिया, प्री एक्लैम्पशिया, उसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है जोना ग्लोमेरुलोसा को, तो एल्डोस्टेरॉन वो ज़्यादा बनाने लगता है। हाइपरटेंशन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लार्ज सिस्टिक किडनीज होते हैं, रीनल फेलियर, लिवर सिस्ट, सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स हो सकता है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज। अब फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और ये आपने देखा होगा मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2A और टाइप 2B में हो सकता है। टाइप 2A में क्या क्या होता है, मेजुलरी थायराइड कार्सिनोमा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। फिर मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 2B में क्या होता है, मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, म्यूकोजल न्यूरोमास, थिकेंड कॉर्नियल नर्व्स, एलिमेंट्री गैंग्लियोन्यूरोमेटोसिस, मार्फेनोइड हैबिटस एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। फिर वॉन हिप्पल लिंडोर डिजीज में क्या है, रेटिनल एंजियोमा, हेमेंजियोब्लास्टोमास ऑफ सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, रीनल सेल कार्सिनोमा। फिर जी क्या है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमा, कैफुलेट स्पॉट्स होंगे इसमें और फियोक्रोमोसाइटोमा भी होगा, ठीक है। अब बाकी जेनेटिक कॉज ये सब बहुत मुश्किल है, ये नहीं याद हो सकता। अब ये थोड़ा सा मैंने एक चार्ट आपको दिखा दिया था कि देखें कहाँ कहाँ पे कौन सा एंजाइम जो है अगर ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा। कोलेस्ट्रॉल से सब चीज़ें बन रही है ना, प्रेग्निनोलोन बनता है पहले, फिर वो 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन बनाता है, फिर DHEA डाईहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन बना देता है वो, ठीक है। फिर प्रोजेस्टेरॉन, प्रेग्निनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन बनता है, फिर डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन बनता है, फिर वहाँ का एंजाइम क्या है 21 हाइड्रोक्सिलेज, और डीऑक्सीकॉर्टिसोन जो है वो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो है वो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉन बनाता है, फिर एल्डोस्टेरॉन। अब बीच में अगर ये एंजाइम नहीं होंगे तो आप देख लें कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है और फिर क्या चीज़ बनने लगेगी। तो इसीलिए एम्बिगुअस जेनेटिलिया के साथ पेशेंट आ सकता है या प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आ सकता है अगर उसमें जो है ना एंड्रोजन ज़्यादा बन रहे हो, ठीक है। बस ये ख़त्म हो गया। अब ये मैंने आपका इतना बड़ा मैंने ये किया है तो आई होप कि आपको उससे कुछ मदद मिलेगी, ठीक है। और ज़रूर मुझे प्लीज़ बताइएगा जिसने भी मुझे कहा था कि कर लें तो वो तो ज़रूरी मुझे मुझे कमेंट लिखें, ओके। और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आपको कुछ हेल्पफुल लग रहा है तो। थैंक यू सो मच, ओके। खुदा हाफ़िज़।